नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा सिंह और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातचीत में। आज हमारे साथ बातचीत में एक अभिनेता, एक गायक, एक पॉलिटिशियन, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट मनोज तिवारी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। सर, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बहुत छोटे गांव से निकल के, बिहार से, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के और इतना आप राइज़ कर गए हैं, आप आज आपका पूरे देश में नाम है। तो सर, हम बस ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या होगी, मतलब कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप यहाँ तक मुकाम में, क्या क्या आपके ऑब्स्टिकल्स आए बीच में, हर्डल्स। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है। हम लोग एक छोटे से गांव के लोग हैं और आज भी मेरा मन तो गांव में ही है। मैं दुनिया में कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी नया थॉट जब देखता हूँ या सोचता हूँ तो मेरा एंगल गांव का होता है। मैं वहीं से सोचता हूँ। वो उस परिस्थिति से निकल के और सिंगिंग में भी एक स्थान बन जाना, एक्टिंग में भी एक अच्छा मुकाम हो गया, फिर पॉलिटिकल फील्ड में आए एक नई सोच के साथ कि युवाओं को भी आना चाहिए और जो लोग समाज में सेलिब्रिटी स्टेटस में हैं उनको भी फील करना चाहिए कि यहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, यहाँ कितने संघर्ष हैं। और अगर हम इस लाइन से दूर हो के सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाली देते रहे तो शायद हम गाली ही दे पाएंगे। जो है, जो जिस कैलिबर का है वही डिसाइड करेगा और हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे। तो उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की। मेरा गांव। पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कहाँ से हुई है, मतलब पॉलिटिक्स में आपका झुकाव कहाँ से हुआ कि एक अभिनेता का ज्ञान ही पूरा अलग होता है, पूरा लाइन अलग होता है। एक तो मैं 1991 में मैं ABVP का सदस्य बना था, एक्सीडेंटली बना था। हम लोग क्रिकेट टीम में थे, हमारा साथी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैंने उनको प्रस्ताव किया और फिर प्रस्ताव किया तो मुझे सदस्य बनना पड़ा। तो मैंने ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमने थॉट समझा। तो उस सारे थॉट्स में एक थॉट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। हमें झुकना पड़े, रुकना पड़े, अपने को देश और देश की भावना को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मुझे बहुत जीवन भर मुझे अट्रैक्ट करता है। इसलिए पॉलिटिक्स में, हालांकि मैं बीच में एक बार चुनाव लड़ गया था समाजवादी पार्टी से भी, तो वो एक वो मैच्योर डिसीजन नहीं था। वो अचानक अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे, अमर सिंह जी मिल गए और वो कहा सुनी में मैं उतर गया। मैं मेंटली तैयार नहीं था। मेंटली मैं 2012 में मैंने सपोर्ट किया जब नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट बनाया गया। तब तक बहुत मन में ये सब करप्शन को लेके और देश में जो हो रहा था वो मुझे बार बार झकझोरता था। तो मैंने सपोर्ट किया और फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। सर, अब पॉलिटिक्स की बात हो ही गई है, तो अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली का चुनाव हुआ है और दिल्ली के चुनाव पे मोदी जी ने एक साल पहले मोदी जी अपना जीत कर आए हैं लोकसभा इलेक्शन में। उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है और मोदी जी ने मतलब जैसे काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं। ट्रिपल तलाक हटाया, कश्मीर को इंडिया का प्रॉपर अभिन्न अंग बना दिया, 370 हटाया। हाँ जी। और तो लेकिन फिर भी एक बीजेपी की काफ़ी बड़ी हार देखी गई थी हमारे अभी इस वाले इलेक्शंस में, जहाँ पे 8 सीट मिले थे। सर, इसका मेन कारण क्या लगता है आपको? उसमें कारण तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपकी चुनाव में हार हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और हमारा मानना है कि जो यहाँ की सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, वो जितनी बातें फेंक देती है उतना भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती। जैसे उनका एक बहुत बड़ा हथियार है फ्री का,
कि हम बहुत सारी चीज़ें वो फ्री घोषणा कर देते हैं, वो बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि वो करना संभव नहीं है। और बीजेपी करेगी तो देश के हर राज्य में करेगी। बीजेपी एक राज्य की पार्टी तो है नहीं। तो वहाँ पे हम वो वादा नहीं करते हैं जिस पे कल हमको नीचा देखना पड़े। और वास्तव में जब भी जैसे हमारे दिल्ली में ही 5 साल थोड़ी 200 यूनिट बिजली फ्री रहती है, वो तो 3 महीने के लिए हुई और फिर अभी बिल आना शुरू हो गया। तो इसमें हम नहीं जा सकते, हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। सर एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे दिल्ली में फ्री घोषणा करने की बात है, दिल्ली वाले अपना टैक्स देते हैं, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, फिर वही अगर पैसा दिल्ली के नागरिकों के पास वापस आ जाए किसी भी फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में, किसी फ्री गवर्नमेंट के किसी भी रिलीफ के फॉर्म में, तो फिर दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, दिक्कत बहुत सारी है। आज देखो, आज आपको दिल्ली में जिस गली में जाओगे ना, पानी की शुद्धता का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करोगे? आपके पास दिल्ली में जब भी कोई फ्री बीज होती है ना, तो एक कैटेगरिकल हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती। सपोज कि हमने कह दिया कि महिलाओं के लिए ये फ्री है, तो महिलाओं में आर्थिक रूप से जो विपन्न हो उन्हीं को होना चाहिए। हम केंद्र सरकार भी तो बहुत सारी फ्री योजना चलाती है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, आयुष्मान भारत लेकिन अब जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस स्कीम की, लेकिन आयुष्मान भारत के इतने टर्म्स एंड कंडीशंस ही हैं कि वहाँ पे कोई इंसान उस तक पहुँच ही नहीं पाता। जैसे आपके पास फ्रिज नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी के पास सब कुछ तो होता ही है। नहीं, ये फ्रिज टीवी ये अफवाह है, ऐसा नहीं है। ये मेनली मीडिया पे तो यही चलाया जाता है। हाँ, ये अफवाह है। आपके पास फ्रिज है या टीवी है या फिर स्कूटर है, ऐसा मैंने भी सुना, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आपका इनकम 10,000 रुपये से कम होना चाहिए, ओनली वन कैटेगरी। और वो जिसका भी, अब 10,000 रुपये जिसका इनकम है, वो टीवी नहीं रख सकता, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। ये एकदम बकवास प्रचार है, दुष्प्रचार है। बट सर, जिसकी इनकम 20,000 तक भी है, हाँ, तो वो भी काफ़ी तंगी। तो ये 10,000 आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज वो हो गया है? आप समझिए कि 10,000 में इस देश के जानते हैं कितने लोग इसमें शामिल हैं? हाँ, वो समझ इसमें देश के 50 करोड़ लोग इसके अंतर्गत आते हैं। पर सर एक और बात आ जाती है, फिर उन तक पहुंच भी तो नहीं रहा है। नहीं, सब देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अचीव कर सरकार योजना बनाती है, आपके पास बार बार बता रही है। तो जो व्यक्ति उस योजना को लागू करना, अपने इस्तेमाल करना चाहता है, उसको थोड़ा तो उसको एफर्ट करना चाहिए। मान लीजिए हमारे घर में सब नहीं समझ सकता, कोई हमारी एक बेटी है जो थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो समझ सकती है, उसको लाभ दिला सकती है। क्या है कि कोई भी देश की योजना हो, जनता, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अभी हमको जूम का एक लिंक आया और मैं खटाक से खोल के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जाऊँ, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कोई आदमी तो रखा हुआ है ना, या किसी से संपर्क कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको, इसलिए तो कह रहे हैं ना, बेटी पढ़ाओ। कोई घर में पढ़ा लिखा हो, कोई या पड़ोस में हो, किसी से सहायता तो लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है, मैं बीइंग अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं बिल्कुल पारदर्शी है। और जो उसमें लिस्ट है, सबका लिस्ट में नाम है, आप हॉस्पिटल में पहुंचिए तो आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जैसे दिल्ली स्टेट है, उसने आयुष्मान योजना लागू नहीं की अपने राज्य में, सर, तो कैसे मिलेगा? फिर आप अगर उस कैटेगरी में हो भी तो आपको नहीं मिलेगा। और देश में संघीय ढांचा है। आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी जो लोग देख रहे हैं, कि
केंद्र कई ऐसे नियम हैं जो लगाती है तो स्टेट को उसको एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट करना होता है, और कई ऐसा होता है जिसमें कि केंद्र का बनाया हुआ नियम सबको पालन करना ही करना है। आयुष्मान योजना स्टेट का अपना डिसीजन है कि वो लागू करे या ना करे, दिल्ली में अभी तक लागू नहीं है। सर बात जब वापस दिल्ली पे आई है तो मैं वापस दिल्ली चुनाव की बात करना चाहूँगी कि दिल्ली चुनाव के प्रचार में जो बीजेपी का मेन एजेंडा रहा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया शाहीन बाग के मुद्दे पे, और जितने भी ये CA NRC इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि एजुकेशन और हेल्थ और बाकी सारे डेवलपमेंट सेक्टर पे। जबकि केजरीवाल जी ने काफ़ी सारा काम भी किया है दिल्ली में, वो भी दिखता है कि गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी काम हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी काम हुआ है, जहाँ पे मज़दूरों के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ मज़दूरों के बच्चे जाया करते थे पहले तक, लेकिन अब मतलब मिडिल क्लास लोग भी काफ़ी जाते हैं, PTMs होते हैं, टीचर्स बहुत रेगुलर हो गए हैं। तो इस चीज़ पे आपका क्या ख्याल है? मतलब फिर दिल्ली की जनता क्यों ना जाए केजरीवाल जी के साथ ही? एक्चुअली शाहीन बाग का जो परसेप्शन बना वो मीडिया का बनाया हुआ है। आप जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी प्रचार करने आते थे तो उनका भाषण सुनोगे आप, तो उनके 40 मिनट के भाषण में 5 मिनट शाहीन बाग होता था। 45 मिनट तो जो बीजेपी का मूल कार्य है वही दिल्ली के लिए हमने कहा। हमने दिल्ली के बेटियों के लिए जो गरीब, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद उनको स्कूटी की बात हमने करी। हमने दिल्ली के लिए 2 रुपए किलो आटा की बात करी। हम लोगों ने जो भी बच्ची 9th क्लास के ऊपर जाएगी उसको हम लोगों ने साइकिल देने की बात करी। लेकिन अब एक परसेप्शन बन गया। देखो, परसेप्शन राजनीति में बहुत ही काम करता है। जैसे आज आप हमसे मिलने आए हो, आप दिल्ली सरकार के 6 स्कूल छोड़ के किसी स्कूल में जाकर बच्चों से बात करो, आपको जो सच्चाई मिलेगी आप दंग रह जाओगे। 2-2 घंटे पढ़ाई होती है दिल्ली के स्कूलों में। सर दिल्ली के जितना मैंने देखा है और जो आम नागरिक जानता है, जैसे मीडिया भी दिखाती है। हाँ, तो ये जो लाइन है ना, मीडिया दिखाती है। अब आप सोचो, आज के अखबार में, ये अखबार देना जरा, आपको एक सब देना। आज के अखबार में आप देखना, आप कोई भी अखबार उठाओगे, आप देखो, आज के अखबार में 5 करोड़ की ऐड है आपके अखबार में। सर अभी ऐसे तो ऐड तो खैर बीजेपी ने भी बहुत किए ही हैं। आप निकालो, कभी नहीं हो सकता। आपको एक बात बताऊं मैं कि दिल्ली सरकार का बजट ऐड का होता था 22 करोड़ पर एनम। अब जानते हो कितना ऐड हो चुका है? 600 करोड़। आप लोगों को बेड नहीं दे पा रहे हो कोरोना के केस में। कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे घूम के और मर जा रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमारे पास 30,000 बेड हैं। हाँ, तो अभी जब हमने PIL लगाया तो सिर्फ 3150 बेड है, और इसमें लिखा हुआ आया 30,000 बेड है। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो आते तो केंद्र के अंदर ही है, जैसे एम्स हो गया। तो अब केवल दो एम्स और RML। इसके अलावा जितने दिल्ली के हॉस्पिटल है सब दिल्ली सरकार के अधीन है। लेकिन चूंकि RML और एम्स की ही व्यवस्था लोग क्यों लेना चाहते हैं? सर जब बात अब कोरोना के आ गई है तो सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि लॉकडाउन जो मोदी जी ने किया, आपको नहीं लगता है कि ये लॉकडाउन बहुत सडन डिसीजन था पूरे देश के लिए? जैसे कई लोग घूमने गए हुए थे, कोई नैनीताल गया वहीं पर फंस गया, कोई कहीं पर गया है वो वहीं पर फंस गया है, दफ्तर गए हैं या कहीं 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो जो लोग जहाँ थे वो वहीं पर रह गए। तो कम से कम 3-4 दिन पहले से, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, बिल्कुल सडन डिसीजन, बहुत अनप्रिपेयर्ड था ये लॉकडाउन। क्या था, उस समय सारी फ्लाइटें चल रही थी,
लोग बाहर से आ रहे थे, तो इसलिए वो समय बहुत क्रिटिकल था। अगर वो डिसीजन नहीं होता ना, तो आज हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह एक भयानक मृत्यु दर वो देखता। समझ आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप बंद कर देते, फिर डोमेस्टिक कम से नहीं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने में 2 दिन तो लगा, लेकिन जितने लोग आ चुके थे वो मूव तो कर रहे थे, इसलिए वो जो जहाँ है वहाँ रुक जाए। ये इस डिसीजन आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को नोबेल पुरस्कार भी दिला सकता है। किसके लिए हुआ? टू सेव आवर पीपल, हमारे नागरिक। अगर उस 20 दिन में, 21 दिन में निश्चित रूप से उनको तकलीफ हुई, प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगा, लेकिन वो उस डिसीजन ने आज भारत को जो भी बचाया है ना, उस डिसीजन ने बचाया। पर सर उस डिसीजन ने फिर कई जैसे मजदूर हैं वो लोग सड़क पे आ चुके हैं, कई मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, जबकि ये सब चीज़ें आनी चाहिए राज्य सरकार के अंदर, लेकिन फिर भी आनी चाहिए नहीं, आती ही है सर, आती है। लेकिन सबसे पहले तो एक बात आप बताइए, पलायन की बात अगर हम करें तो इसी मजदूर को अगर दिल्ली से जाना है, मान लीजिए रांची, वो 4 स्टेट क्रॉस करके जाता है, 4 राज्य सरकारें, 4 अलग अलग पार्टी की सरकारें। अब यहाँ पर जो होता है, जो देखा जाता है, एक आम आदमी जो देखता है कि चारों सरकारें एक दूसरे को कोस रही होती हैं। देखो, जब भी राजनीतिक रूप से किसी को उस छींटाकशी में नुकसान होता है तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? लेकिन मूल बिंदु है, चाहे वो स्टेट किसी के गवर्नमेंट का हो, अगर उसके स्टेट से मजदूर को भागना पड़ा तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमने पहली बार इस देश में हर राशन कार्ड पे जितना राशन मिलता है उतना ही राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी हमने राशन दिया। बट राशन बांटने की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, वो तो स्टेट की है। अगर उसके बाद भी स्टेट अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाए, मैं आपको क्यों दिखा रहा था ऐड, एक एक दिन में 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ का ऐड आता है, और आप जो मिलने वाला गरीबों को जो खाना दिया जा रहा है, आप उस खाने की क्वालिटी देख लो। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, अब चूंकि आप मीडिया को ऐड दे दो और मीडिया उसके कारण थोड़ी संकोच तो करने लगती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके कैमरे पे। सर एक बार जब आपने मीडिया की कर दी, एक आम आदमी जो देखता है, ऐसे तो किसी चैनल को हम बोलते नहीं है कि प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स जो एक आम आदमी की नज़र से देखता है, ज़्यादातर चैनल्स मतलब राइट विंगर चैनल्स ही हैं, प्रो गवर्नमेंट ही हैं। तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि ज़्यादातर चैनल्स जो है मीडिया बीजेपी को मतलब गलत तरीके से दिखा रही है। नहीं, आप जैसे एक मुद्दा आपने कहा ना मजदूरों का, अब महाराष्ट्र से मजदूर चल दिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनको रोकना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3 पार्टी है इस समय, उसमें कांग्रेस भी थी, और वही कांग्रेस फिर बाद में कह रही है कि जोगी जी हम आपको बस दे रहे हैं, बोला। तो अगर कांग्रेस बस दे सकती है तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट से क्यों लोग पैदल निकले? एक सवाल उठता है कि नहीं। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की बात देखिए कि वो कहे कि सबको अपनी जगह रहने दो, लेकिन अगर कोई आ गया तो तुरंत उन्होंने बस लगाई और उसको घर भिजवाया। हु इज बेटर? सर कांग्रेस ने एक तो जब बस भिजवाई, एक पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे दिल्ली में भी काफ़ी मजदूर है जिन्हें घर जाना है, चाहे वो दिल्ली सरकार की कुछ नाकामियों की वजह से हो या अपने पर्सनल रीज़न के वजह से हो, मजदूरों को घर जाना ही है, वो पूरे देश में जाना है। बिल्कुल। दिल्ली बीजेपी ने अपने तरफ से मतलब कोई स्टेप उठाया मजदूरों को घर भिजवाने के लिए? हाँ, ट्रेन दी ना सर। मैं दिल्ली भेजी जैसे मतलब, क्योंकि अगर उठाया भी है तो ये सब चीज़ें मीडिया में क्यों नहीं आती? जैसे सोनू सूद है, सोनू सूद ने भिजवाया, पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, वो दिख रहा है सबको। सोनू ने जो बस किया तो वो बस हम लोग भी भेज रहे हैं, लेकिन तब भेजेंगे जब वो स्टेट स्वीकार कर रहा है।
हम ऐसे नहीं कर सकते, या सोनू सूद ऐसे नहीं कर सकते कि बस लो और लेके निकल जाओ। ये नोडल एजेंसी बनाओ और नोडल अधिकारी बना करके जिस स्टेट के लोगों को बोलना है तो वो बोलेंगे हाँ जी आप ये बस भेज दो, नहीं जी आप नहीं भेजो। लेकिन भेजने के पहले स्टेट गवर्नमेंट ही हेल्थ सर्विस चेकअप करेगी। वो सब चीज़ें जो पीछे है ना उस पर तो ध्यान दे करके हम लोगों ने तो दिल्ली बीजेपी ने कम से कम मुझे लगता है कि अभी तक हम दिल्ली से करीब 400 ट्रेनें भेज चुके हैं। आप बस की बात कर रहे हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम तो दिल्ली तो केंद्र सरकार में है ना, तो हम तो पहले दिन से ही 1200 ट्रेन खड़ी कर दिए। लेकिन आप इसके अंदर एक और चीज़ सोचो, ये सभी आपके जितने लोग देखेंगे उनको समझना चाहिए कि हम बस में बिठा के नहीं भेज सकते हैं। पहले उनकी लिस्ट भेजनी पड़ेगी, वो लिस्ट नोडल अधिकारी उस स्टेट के नोडल अधिकारी से मैच भेजेगा और बोलेगा कि हाँ जी ये हेल्थ चेकअप के साथ है, इनको भेज रहे हैं। एक्सेप्ट करना उस स्टेट पे है, वो कह सकता है कि हम नहीं करेंगे, और कई लोगों ने किया। सपोज जैसे एक आंकड़ा आया, जब तक उत्तर प्रदेश ने 487 ट्रेनें लीं और बिहार ने करीब 300 ट्रेनें लीं, तब तक पश्चिम बंगाल ने 10 ट्रेन ली थी, 9 ट्रेन, और छत्तीसगढ़ ने 10 ट्रेन ली थी। तो अगर वो स्टेट ही नहीं बोल रहा है आने के लिए, केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हर स्टेट की जिम्मेदारी वो निभाए, वो डिसाइड करे कि उसके यहाँ कौन आ सकता नहीं आ सकता है। और उसके बाद भी आप देखिए, आप क्यों प्रोवोक कर रहे हो कि वो घर जाए? आप समझो बात को। आज गांव में जाने के बाद क्या स्थिति हुई है, वहाँ मारामारी की स्थिति है। मजदूरों को नहीं, कई मजदूरों को तो गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। क्यों स्थिति आई? क्योंकि इस संकट में चाहे वो मजदूर हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको बचाना इम्पोर्टेंट है ना। बचता कैसे वो? इस लॉकडाउन में जो जहाँ है वहाँ, जब तक ट्रेन नहीं चली थी, जब ट्रेन चली स्टेट ने अपने अपने ढंग से ट्रेन का ऑर्डर किया। लेकिन ये मेस पैदा कर देना कि सड़कों पे चलना है, पैदल चलना है, क्यों किया? क्या मजदूर को पैदल जाने में उनको अच्छा लगा होगा? तो सर वही तो बात आ जा रही है, मजदूर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो चारा क्यों नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, राशन स्टेट को देना है, रहने की जगह स्टेट को देनी है, और किराया नहीं लेना है, ये स्टेट का काम है। पर केजरीवाल सरकार तो काफ़ी कह रही है कि हमने खाना भी बांटा है, और राघव चड्ढा के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वो कभी खाना बांटते दिखते हैं, कभी। देखो पोस्ट पे मत जाओ, वो बताते भी हैं। नहीं बताते कि दृश्य दिखाओ ना। द्वारका में एक इस्कॉन का सेंटर है जहाँ से खाना बंट रहा है। मैं भी वहाँ गया था एक दिन उसकी व्यवस्था देखने। बाद में उसी को दिखा के कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का सेंटर है, वो तो इस्कॉन का सेंटर है, वो सरकार का कैसे हो गया? फिर बाद में जब हमने उनसे बात किया तो बोलते हैं कि आपका खर्च कितना आता है? तो उन्होंने बोला कि हमारा 25 रुपया। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे, इसमें हम 10 रुपया दे देंगे आपको। आप अगर एडॉप्ट भी कर रहे हो तो पूरा कर लो उसको। तो ये जो खेल है ना, क्या है, हम कह रहे हैं, मेरे कहने पे क्यों जा रहे हो? हमारा ट्विटर आईडी उठाओ, जब से लॉकडाउन हुआ है कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जहां मेरे घर से कम 500 किट न गया हो लोगों के सूखे राशन के लिए। तो वही तो मैंने भी बात की अभी कि जैसे राघव चड्ढा भी, वैसे ही उनके ही ट्विटर अकाउंट पे यही दिखता है कि वो भी काफ़ी सारे खाना बांट रहे हैं। वो खुद अपने हाथ से खाना बांटते हुए भी कई बार दिखते हैं। माने हम पर्टिकुलर राघव चड्ढा की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी आम आदमी के भी बहुत लीडर्स हैं। तो आम आदमी पार्टी ने हमसे कहा, हम सभी सांसदों से, कि 10 लाख लोगों को किचन में खाना खिला रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि वो किचन का पता दो, हम लोग भी सांसद हैं, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें, आपकी हेल्प करें। उसका पता नहीं आया, आप मुझे दो लेके। 10 लाख लोगों को खाना खिलाने, कम से कम 2000 लोग भी एक जगह जाते हो तो 500 सेंटर तो होना चाहिए।
30,000 बेड आप कह रहे हो और 3150 बेड निकले। 3150 में भी आप देखो कोरोना वॉरियर्स मर गया ना, एक अमित राणा कांस्टेबल था पुलिस का, क्यों मर गया? अगर बेड नहीं मिला उसको। ये मीडिया में ऐड छाप देना और अपने ट्विटर पे कुछ भी दे देना एक अलग बात है, ग्राउंड पे उन चीज़ों को लाना एक अलग बात है। अब ठीक है, अब ट्विटर पे चला के भी सरकार तो बना ही लिया उन्होंने, तो इसके बाद भी मजदूर भागे कि नहीं भागे? पर सर ऐसे तो फिर गुजरात में भी काफ़ी ऐसा हो रहा है ना, गुजरात के भी केसेस, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हाँ, लेकिन बड़े तो फिर गुजरात में भी केसेस हैं बहुत। गुजरात में आप बताओ कि कहीं बेड की किसी को प्रॉब्लम हुई हो? गुजरात ने वो इमोशन में जा रहे थे, उनको किस तरह से समझा बुझा के उनको रोका है गुजरात सरकार ने। केंद्र सरकार ने जो जिनको पेंशन मिलता था उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये। जो लोग जनधन अकाउंट खोले उनके अकाउंट में डाले हैं। जिनका उज्ज्वला गैस कनेक्शन था उनको फ्री में गैस 1000 रुपये का फ्री में वो गैस भरा के दिए हैं। गुजरात से आप एक न्यूज़ बताओ। हाँ, गुजरात में अगर गुजरात में भी ऐसा संकट आएगा तो गुजरात को भी मैं वैसे ही कोसूंगा। हम इस समय मजदूरों की सुविधा के लिए, एक तो मजदूर को बचाना था। अगर मजदूर मान लीजिए एक कमरे में 8 मजदूर रह रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती उसकी, तो उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है ना, कि बड़ा सा कैंप लगाओ, स्टेडियम ले लो, अलग अलग बेड लगा दो। इस संकट में गुजरात ने किया। पर ऐसे तो फिर महाराष्ट्र भी बहुत कर रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि महाराष्ट्र के काफ़ी पार्किंग लॉट्स और काफ़ी सारे स्टेडियम्स ले लिए गए हैं उसके बेड लगाने के लिए। लगाना ही चाहिए। अगर उन्होंने जब किया तो लेट किया। मजदूर निकले ना महाराष्ट्र से, बहुत संख्या में निकले। देखो, मुंबई और दिल्ली ये 2 ऐसे सेंटर हैं जहां 2-2 महीने के लिए मजदूर आते हैं। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे 2-2 महीने के लोग नहीं जाते। यहाँ जाते हैं अच्छे टाइम के लिए, साल, 2 साल, 3 साल के लिए जाते हैं और वो वोटर बन जाते हैं। वो प्रवासी नहीं है, वो निवासी मजदूर है। तो इन सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो केंद्र से मिलने वाली सारी चीज़ों को एग्जैक्टली ज़मीन पे उसको 5% ज़्यादा लागू करना चाहिए। स्टेट के पास भी तो अपनी कुछ पावर है ना, उसके पास भी अपना बजट है ना। तो अब उसमें जो हम लोग जब जाते हैं ग्राउंड पे चेक करने, हालांकि हमने इस पूरे दौरान, आप देखिए मैं सांसद हूँ ना, मेरे पूरे 2 साल का फंड हमने कोरोना संकट के लिए दे दिया और हमने अपना साल भर का वेतन भी दे दिया। बट एमएलए क्यों नहीं दे? और अब एक और चीज़ आपसे, क्योंकि आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार की हूँ सर, एक बिल्कुल अब ये अलग फैक्टर है, आपसे पूछना था मेरे को भोजपुरी इंडस्ट्री के भी बारे में, कि अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री को देखें तो बाकी सारे जितने भी स्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं उस हिसाब से काफ़ी एक होता है ना, एक लेवल जब स्टैंडर्ड डिसाइड होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री का काफ़ी मजाक तो उड़ाया जाता ही है। और अगर हम पिछले कुछ दशक से देखें, 90s के दशक से लेकर अभी तक काफ़ी एक होते वल्गैरिटी बढ़ गई है भोजपुरी सिंगिंग इंडस्ट्री में। तो आपका उस पर क्या ख्याल है? वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए अब सवाल उठता है कि अब सुनने वालों को कौन रोकेगा? वही बिक रहा है, हम किसको रोके? पर सर कुछ तो ऐसा, मतलब ऐसे सुनने वाले तो हर जगह हैं, लेकिन कुछ तो थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री का, क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारे अच्छे गीत भी बन रहे हैं।
हाँ, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें उसके लिए? जैसे पहले के टाइम पे बहुत मूवीज़ अच्छी अच्छी आई हैं, जब ब्लैक एंड वाइट ज़माने की बात से देख। कारण है, हर जगह अच्छी भी चीज़ें हैं, अच्छे गाने भी बन रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा चर्चा उसी की हो रही है जो वल्गर है, तो उसमें हम लोग बहुत कोशिश करके फिर क्या करें, थोड़ा दूर हट गए हम लोग उससे। चलिए ठीक है सर। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं। मनोज तिवारी जी, बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। थैंक यू सो मच। और एक हमारे यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस देश की थोड़ी सेवा करना चाहते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग पे जाएं, ये मेरी निवेदन रहेगा सबसे। क्योंकि अब हमारे देश को कोई भी बम गोले से नहीं हरा सकता। हमारे देश को लोग इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हराएंगे, और उस वैचारिक आतंकवाद को रोकने के लिए हमें फैक्ट फाइंडिंग में जाना चाहिए। और ये बहुत सुखद बात है कि देश का मैक्सिमम लोग फैक्ट फाइंडिंग में आजकल जा रहा है। एक हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, कौआ कान लेके उड़ गए, तो कौआ के पीछे चल दिए। पता तो कर लो कि कान आपका है कि नहीं अपनी जगह। तो मैं देश के यूथ से खासतौर से चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा स्टडी करें। वर्तमान देश की जो केंद्र सरकार है, वो बहुत ऐसे कार्य कर रही है जो इस देश में करना तो दूर सोचा भी नहीं गया होगा। इसलिए कहीं सुनी बातों पे मत जाइए। जितना आपसे सक्षम हो, आप रियलिटी पता करने की कोशिश करिए। ये हमारी प्रार्थना है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू मैम।